हमारे साथ इस वक्त हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर रतनलाल जी हैं। 25 अप्रैल को इंडिया फॉर डेमोक्रेसी के बैनर के अंतर्गत आप लोग जंतर मंतर पे खड़े हुए। क्या है ये इंडिया फॉर डेमोक्रेसी? देखिए, हमारे आज़ादी को तकरीबन 7 दशक होने जा रहे हैं और हम लोगों ने जिन लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज़ किया था, एक अच्छा खासा ग्रुप है जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, टीचर्स, सोशल एक्टिविस्ट और आम जनता से जुड़े हुए लोग। हम लोग का ये मानना है कि जो लोकशाही हमें मिली थी संविधान के द्वारा, जो प्रजातंत्र मिला था, डेमोक्रेसी मिला था हमें, उसको कुछ लोगों ने, कुछ व्यक्तियों ने और कुछ परिवारों ने अगवा कर लिया है, उसको कैद कर लिया है। तो उनकी कैद से इस लोकशाही को निकालना है। संविधान बनी थी, बाबा साहब ने कितना मेहनत किया था, 300 लोगों की संविधान सभा थी और आज़ादी में जितने लोगों ने काम किया था, बाबा साहब के नेतृत्व में इस देश को एक उम्दा किस्म का संविधान मिला। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां और कुछ व्यक्ति इस देश में काम कर रहे हैं, उससे लगता है कि संविधान को भी हाईजैक करने की कोशिश हो रही है। न तो वेलफेयर स्टेट का नोशन दिख रहा है, न राजनीतिक समानता दिख रही है, न आर्थिक, न सामाजिक समानता की ओर प्रयास दिख रहा है। तो मिला जुला के ये कुछ परिवारों और कुछ व्यक्तियों ने कब्जा कर रखा है लोकशाही पे, उसको निकालना है। देखिए, इस देश में के प्रजातंत्र की जिम्मेदारी प्रहरी कौन है? राजनीतिक पार्टियां हैं। और हम दावा भी करते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी लोकशाही हम चलाते हैं, बहुत गर्व से कहते हैं हमारे राजनेता जब बाहर जाते हैं। लेकिन ये विडंबना नहीं है कि जो इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी लोकतंत्र का पोषक है और जिसके द्वारा ये देश गवर्न होता है, वो पार्टियां ही बहुत अलोकतांत्रिक तरीके से काम करती हैं, बहुत अनडेमोक्रेटिक तरीके से काम करती हैं। तो एक तरह का पैराडॉक्स है ये। तो हम लोगों को लगता है कि जब तक इन राजनीतिक पार्टियों को, इनके कार्यशैली को, इनके संस्कृति को, इस पर लगाम नहीं लगाया जाएगा, तब तक वाकई जो लोकतंत्र है उसका मायने नहीं रह जाएगा। इसलिए हम लोगों ने इंडिया फॉर डेमोक्रेसी फोरम का गठन किया है। कल जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ है, काफ़ी लोग आए थे और मुझे लगता है कि इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया के अलावा ये एक तो साधन है ही। हमारा जो मूल जो शैली होगी काम करने की, होगी जनसभा करना, मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। हर दिल्ली से शुरुआत कर रहे हैं। पहले दिल्ली के जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी खासकर पिछड़े इलाके, वहाँ पे जाकर लोगों से बातचीत करनी है कि कैसे इन पॉलिटिकल पार्टीज को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, रिस्पॉन्सिबल लोगों के लिए, समाज के लिए, इस देश के लिए और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए। इस वक्त एक आम आदमी का सबसे बड़ा संकट ये है कि जब वो सबसे पहली बार किसी व्यक्ति से मिलता है तो वो एक सिविल सोसाइटी के तौर पे उससे जाकर बातचीत करता है, मिलता है, समाज को बदलने की बात करता है और फिर 1-2 साल के बाद वो पॉलिटिकल पार्टी में तब्दील हो जाता है। अभी तो इट इज टू अर्ली टू से क्या होगा। अभी सब कुछ आदमी के वश में नहीं होता। 5 साल बाद क्या होगा कोई नहीं जानता है। लेकिन जाहिर है राजनीतिक संघर्ष तो है ही। सिविल सोसाइटी भी अपने तरह की एक राजनीति है कि राजनीति कोई गंदी चीज नहीं है। राजनीति आप कैसे करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप किस दिशा में बढ़ेंगे। अल्टीमेटली जो सारे हमारे सवाल हैं उसका जवाब तो राज सत्ता से ही मिलना है। तो ये कोई खराब बात नहीं है, लेकिन सबसे जो जरूरत है कि लोगों को सेंसिटाइज किया जाए मुद्दों को लेकर। नहीं, सवाल खराब और अच्छे का नहीं है। एक प्रेशर ग्रुप होता है जो दबाव बनाने का काम करता है, दूसरा जो सत्ता में है जो नियम और कायदे। हम तो किसी पॉलिटिकल पार्टी दोनों अगर मिक्स हो जाए तो ये बहुत खतरनाक है, शायद लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं। हाँ, तो हम लोग एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है। हम लोग पॉलिटिकल कल्चर जो है, राजनीतिक संस्कृति है, उसके खिलाफ है। एक देश में एक बहस हो। आप देखिए अभी जिस तरह से चुनाव हो रहा है, जिस तरह से गठबंधन हो रहा है, जिस तरह से पैराशूट कैंडिडेट आसमान से उतारे जा रहे हैं, अरे छोड़िए आम जनता की बात, कम से कम आपके जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनकी बात तो एक बार सुनिए।
ये सारी राजनीतिक पार्टियां इन पॉलिटिकल वर्कर्स को एक तरह से अपना दास समझती हैं कि बगैर उनसे जाने हुए उनके सामने आप ऑप्शन छोड़ते ही नहीं है। ये सारी पार्टियों का जो कल्चर है ना, वो एक तरह का है। तो हम लोग का ये मानना है कि इनमें कम से कम एक डेमोक्रेटिक एलिमेंट, इनका फंक्शनिंग ट्रांसपेरेंट हो। जो खुद ट्रांसपेरेंट नहीं है वो देश को कैसे ट्रांसपेरेंट चला सकता है? मेरा सवाल इससे थोड़ा अलग है। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक समाज हजारों और लाखों की संख्या में एक व्यक्ति के साथ एक सिविल सोसाइटी के एक प्रतिनिधि के तौर पे खड़ा होता है। वो सोचता है हमारी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन जब 1 लाख लोग पीछे आके खड़े हो जाते हैं तो वो फिर नेता बन जाता है, एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। तो जाहिर है पॉलिटिकल पार्टी तो बनना ना, एक डायलेमा की स्थिति समाज के बीच में अभी तो हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ है और इसमें कितने लोग जुड़ेंगे। और मैं कहूं कि नहीं पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेगी या बनेगी ही तो एक खास तरह की ये भी तानाशाही होगी। तो पहले इस आंदोलन को अपनी शक्ल सूरत अख्तियार करने दीजिए। ये तो लोग डिसाइड करेंगे ना कि कौन पॉलिटिकल पार्टी बनेगा नहीं बनेगा। हम क्यों अभी से, हमारा काम है प्रेशर बिल्डअप करना, हमारा काम है लोगों को सेंसिटाइज करना। आगे चलकर 10 साल बाद 5 साल बाद ये क्या शक्ल लेगा, ये हम कैसे अभी प्रिडिक्ट कर सकते हैं? इस तरह की भाषा अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली ने सुनी है अरविंद के उसे, जब उन्हें सरकार बनानी थी तो वो सब लोगों से पूछते हैं सरकार बनाओ या ना बनाओ। उस पे हम कोई टिप्पणी अभी नहीं करेंगे फिलहाल। तो वो किसी से बात करने की जरूरत महसूस नहीं करते। फिलहाल बेसिकली यही प्रिसाइजली हमारा आर्गुमेंट है, प्रिसाइजली यही आर्गुमेंट है कि आप जो कहते हैं कम से कम उसको फॉलो कीजिए। यही आर्गुमेंट है हमारा कि आप कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ये हर पार्टी के लिए एप्लीकेबल है, हर पार्टी पे लागू होता है उसी तरीके से। तो हमारा काम बेसिकली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अरे कम से कम जो हम लोगों ने डिमांड रखी है, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है, उसमें कई सारे मुद्दे हैं कि भाई आप कहते हैं कि बड़ी लोकशाही हम चला रहे हैं राजनीतिक पार्टी, वो किस तरह से उनका ऑफिस बेरर अपॉइंट होते हैं, मतलब उनके अंदर खुद पार्टी के अंदर आंतरिक जनवाद नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कम से कम इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वेशन में उनके ऑब्जर्वर्स वहां पे बैठे हैं और पॉलिटिकल पार्टी का जो चुनाव है बकायदा विधिवत हो, कि लोग जाने के ट्रांसपेरेंट हो और गुप्त मतदान के द्वारा हो। ये किसी को भय मुक्त, जब भय मुक्त होकर अपने पार्टी में मतदान करेगा तभी वो जाकर जनरल इलेक्शन में भय मुक्त होकर मतदान कर सकता है। ये क्या बात हुई कि आप जो बैलेट कराते हैं, जो इलेक्शन कराते हैं, उसमें तो सीक्रेट बैलेट होता है और पॉलिटिकल पार्टीज के मीटिंग में हाथ उठवा लेते हैं या अपॉइंट कर देते हैं। तो एक तरह का ये अंतर विरोध सब है, इसको दूर करना है। ये मुझे लगता है कि हम लोग का पूरा अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज को एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टीज में तब्दील करें, हिंदुस्तान में जितने हैं, तो इस हिंदुस्तान की आधी समस्याएं तो ऐसी खत्म हो जाएगी। चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पानी हो, बिजली हो, कि जब पार्टियां जिम्मेदार बनेंगी तो जाहिर है उनके प्रतिनिधि भी जिम्मेदार बनेंगे। वो नीचे से प्राइमरीज होल्ड करिए ना, उसको चुन के लाइए, लोग उसके मास कांटेक्ट प्रोग्राम हो, लोग जाने उसके गली मोहल्ले में। ये स्टारडम से थोड़ी डेमोक्रेसी चलेगा। मतलब नेता को रिस्पॉन्सिबल होना, ऑब्वियसली किसके प्रति? जनता के प्रति। तो आपको लगता है भी वो अकाउंटेबल नहीं है? अकाउंटेबल होते थे आप दिल्ली जैसे शहर में जहां पे पानी नहीं है, बिजली नहीं है, स्कूल नहीं है, आप जाके देखिए सराउंडिंग्स गांव के इलाकों में क्या बुरा हाल है। अब हम नेशनल कैपिटल टेरिटरी की बात कर रहे हैं, अभी दूर दराज गांव को तो छोड़ दीजिए। अगर ये जिम्मेदार होते, ये जाहिर है कि जब आप किसी को टिकट देते हैं तो हाई कमान के द्वारा टिकट देते हैं, तो उनको जो है वो जिम्मेदार अपने हाई कमान के प्रति ज्यादा रहते हैं, वो जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं होते हैं। तो आपके लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए अकाउंटेबल होने की? प्रक्रिया ये होनी चाहिए कि जब आप किसी भी कैंडिडेट का जब चयन करें तो उस विधानसभा या उस लोकसभा में कम से कम आपके जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जो पार्टी के वर्कर्स हैं, उनकी राय जरूर ली जाए। उनकी राय लेंगे तब वो जाके बेहतर डेमोक्रेटाइज तरीके से काम करेगा, वो आंसरेबल होगा अपने कार्यकर्ताओं के प्रति, और जिस विधानसभा का या लोकसभा का जो प्रतिनिधित्व करेगा उसके प्रति वो आंसरेबल होगा। किसी हाई कमान किसी व्यक्ति के प्रति आंसरेबल नहीं होगा, जिम्मेदार नहीं होगा वो। तो इसलिए इसको पूरा रिफॉर्म करने की जरूरत है, पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शनिंग को। कुछ सीट को अगर छोड़ दिया जाए तो आमतौर पे ये प्रक्रिया तो फॉलो करती है। कहीं ये प्रक्रिया कैसे चुनाव होता है राजनीतिक दलों में और किस तरह से टिकट बढ़ता है, ये हम सब जानते हैं। आप पत्रकार हैं, बेहतर जानते हैं। ये कैसे एक पार्टी एक दिन पहले सेकुलर खेमा में होती है, अगले दिन जो है कम्युनल खेमा में चली जाती है, और जनता को आप जो ना भेड़ बकरी की तरह ये मान के चलते हैं कि मेरा जिससे गठबंधन हो गया जनता उसी को वोट देगी। तो एक तरह से मजाक है, ये मजाक है, लोगों के प्रति मजाक है ये। अभी तो इस देश में ठीक ठीक तरीके से सेक्युलर और कम्युनल शब्द की भी परिभाषा नहीं हुई है, जाहिर है। तो फिर ये सेक्युलर खेमा, कम्युनल खेमा
वो मोर और लेस लार्जली तो दिख रहा है ना, खेमे में तो बटा हुआ है ना। आप देखिए एनडीए यूपीए है, आप इलेक्शन का पूरा कैंपेन देखिए, जिस तरीके से बातें हो रही हैं, तो आम जनमानस में तो है ही ना कि कौन सा कैंप है, कौन सा खेमा है। तो आप, मेरा जो पॉइंट है, हम लोग ये मानते हैं कि आप जनता जो है ना, भीड़ नहीं है खाली, वो सचेत मानस है, उसको ऐसा मत समझिए, उसके सामने ऑप्शन होना चाहिए। और खासकर जिस तरह से गठबंधन की राजनीति हो रही है कि इलेक्शन के 4 दिन पहले तक गठबंधन चल रहा है, इसका क्या मतलब है? आप गठबंधन कर रहे हैं तो इलेक्शन के 6 महीने पहले आप गठबंधन करें ना, तब जाके बात बनेगी ना। आप जनता को समझ लेते जिसके साथ हम गठबंधन करेंगे उसके साथ चली जाएगी। तो एक तरह से लोकशाही का मजाक नहीं है ये। कुछ लोग ये किसी कभी ने पूछा है कि हम जो गठबंधन में जा रहे हैं, कम से कम अपने पॉलिटिकल वर्कर से तो पूछ ले। आम जनता की तो बात अभी रहने दीजिए, पॉलिटिकल वर्कर से बात करें कम से कम एक बार। उनका जो आत्मसम्मान है, पॉलिटिकल वर्कर्स का क्या काम है इस देश में? इलेक्शन के टाइम उनका इस्तेमाल होता है और 5 साल के लिए छोड़ दिया जाता है। तो कम से कम उनके आत्मसम्मान को तो नजर में रखें कम से कम। इस बात में तो आपका यकीन होगा कि पिछले 60-65 सालों में हम जो लोकतंत्र देख रहे हैं इस देश में, शायद पहली बार कॉम्युनल मुद्दे कम रहे और विकास एक बड़ा मुद्दा बना है इस बार 2014 में। देखिए, जाहिर है देश में इतनी समस्याएं हैं ना, विकास का क्या ढिंडोरा, अभी तो उसका मास्क उतरना है बाकी। कि विकास तो हिंदुस्तान में हो ही रहा है, लेकिन कुछ शहरों, कुछ पॉकेट्स और कुछ व्यक्तियों, कुछ परिवारों का विकास हो रहा है। ये सब लोगों को एक सब्ज बाग दिखाया जा रहा है। अब इलेक्शन के बाद देखते हैं कितना विकास का एजेंडा, क्या क्या विकास के एजेंडे पे होता है। कि विकास तो हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? आप शान से कहते हैं कि हमारे देश के जो है अंबानी फैमिली दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। तो ये तो विकास हुआ है, लेकिन व्यक्तियों का विकास हुआ है ना। अभी जिस देश में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मौलिक जो सुविधाएं हैं इस देश की आम जनता को अवेलेबल नहीं है, तो ये कौन सा विकास है? इसमें तो प्रश्न उठाना पड़ेगा ना। और मुझे लगता है सारे मुद्दे जो हैं वो राजनीतिक पार्टियों के कार्यशैली से जुड़े हुए हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टीज, उनके पॉलिटिकल वर्कर, उनके कैंडिडेट्स, उनके एमएलएज और एमपी जब जनता के प्रति जवाबदेह होंगे, जाके उनके बीच बैठेंगे, तो जाहिर है कि जो विकास है, विकास की परिभाषाएं बदल सकती हैं। दिल्ली में विकास के लिए कुछ और परिभाषा हो सकती है, बिहार के एक छोटे से गांव में कुछ और हो सकती है। तो जब जनता आंसरेबल होगा अपने, जब नेता आंसरेबल होगा अपने जनता के प्रति, तो जाहिर है कम से कम मौलिक समस्याएं तो खत्म हो सकती हैं। इस देश में पिछले 60 सालों से देश कॉम्युनल और सेकुलर की राजनीति में उलझा रहा है। पहली बार विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। तो जब आप जैसे लोग और एक प्रेस ग्रुप तैयार होगा और जब इस तरह के सवाल बार बार नेताओं के सामने उठेंगे, तो वो रास्ता निकलेगा। जाहिर देखिए, सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म भी एक मुद्दा है और रहेगा। ये देश जो है मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, बहुत तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो सबको प्रतिनिधित्व मिले, सबकी आवाज सुनी जाए, ये तो मुद्दा रहेगा। और विकास की बात तो सब, कौन ऐसी पार्टी है जो विकास की बात नहीं करती है? सारा पार्टी का मैनिफेस्टो उठा लीजिए, स्वर्ग जमीन पे उतार देते हैं लोग इलेक्शन के टाइम में। लेकिन इलेक्शन जब बीत जाता है तो विकास किसका होता है? क्या इसका सोशल ऑडिटिंग नहीं होनी चाहिए? एकदम होनी चाहिए कि विकास किसका हुआ, किसका धन कितना बढ़ा, किसके बिजनेस कितने बढ़े हैं, इसकी सोशल ऑडिटिंग होनी चाहिए। कि अल्टीमेटली जो लोग अरबपति खरबपति बने हैं, उनके पास जो धन है वो सामाजिक सरप्लस ही है, वो सामाजिक उत्पाद ही है, समाज ने मिलकर इकट्ठा किया, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर कब्जा अपना बना के रखा। क्या यह बड़ा सवाल नहीं है कि मैनिफेस्टो में बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और सरकार बनने के बाद मैनिफेस्टो की तरफ कोई पलट के भी नहीं देखता? एग्जैक्टली यही तो प्रश्न है कि आप पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शनिंग को ठीक करेंगे तो जाहिर है वो भी ठीक होगा। कि जब आप मैनिफेस्टो एक बार दिखाते हैं और 5 साल कोई पार्टी मैनिफेस्टो ले जाकर कम से कम 50% जो आपने कहा है वो काम कर लेते, तो शायद ये देश कहीं और रहता। अभी आप बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी को जब तक नहीं सुधारेंगे, उन पे जब तक अंकुश नहीं लगेगा, उन पे जब ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, उनकी फंडिंग कैसे होती है, ये तमाम तरह के सवाल हैं, इसका जब तक जवाब नहीं मिलेगा, इसको जब तक अंकुश नहीं लगाएंगे, तब तो वो मैनिफेस्टो इसी तरह 5 साल में एक बार दिखेगा। तो इन सवालों के जवाब के लिए इंडिया फॉर डेमोक्रेसी किस प्रक्रिया से आगे बढ़ेगी? और इन सवालों अभी तो हम लोग जा रहे हैं, मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम में जा रहे हैं और ये आंदोलन धीरे धीरे बढ़ेगा। राष्ट्रपति जी को और इलेक्शन कमीशन को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, कुछ सवाल उठाए हैं, कुछ मुद्दे उठाए हैं, जैसा कि आंतरिक जनवाद का पार्टियों के अंदर उनके फंडिंग का आरटीआई रूल्स के तहत उनको लाना, ये तमाम सारे प्रश्न हैं। अभी बहुत सारे और इससे मुद्दे जुड़ेंगे। जब लोग इससे जुड़ेंगे तो तरह तरह के विचार भी आएंगे। और हम लोग को लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को डिसिप्लिन करना, उनको संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लाना। एक बात बताइए, नई दिल्ली में 3-3, 4-4 एकड़ के ऑफिस मिले हुए हैं सब पार्टीज को,
500 रुपये किराए पे, क्या ये पब्लिक मनी का वेस्टेज नहीं है ना? तो जब आप इतने उनका किराया अगर आप दिल्ली में जाकर देखेंगे करोड़ों में होगी, तो आरटीआई में क्यों नहीं लाया जाए? पार्टीज को क्यों नहीं लाया जाए? आप पूरे सरकार का सिस्टम का सुविधा लेते हैं और आरटीआई में नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? तो ये सारे प्रश्न हैं। अभी इट इज टू अर्ली कि हम सारे सवाल का भी सारे मुद्दे हमारे पास है भी नहीं। लोगों के बीच जाएंगे, तरह तरह के सवाल उठेंगे, तरह तरह के मुद्दे होंगे, तब ये जन आंदोलन बनेगा ही। क्या ये भी एक सवाल है कि कोई व्यक्ति, कोई एक नेता पार्टी लाइन से बाहर जाकर एक स्टैंड लेता है, तो उसको ये अधिकार लोकतंत्र में मिलना चाहिए, वो पार्टी लाइन से बाहर मिलना चाहिए। सोच सके। आप एक बार बताइए, संसद के अंदर व्हिप जारी करते हैं, हम कैसी विडंबना है कि संसद में कुछ लोग कोई भी ड्राफ्ट पढ़ते हैं, बिल पढ़ते हैं और बाकी लोग हाथ उठा के उसको पास कर देते हैं। कम से कम सांसद उस ड्राफ्ट को तो पढ़े, उस पर अपनी ओपिनियन बनाए, जाके लोगों से बात करे। बहुत सारे ऐसे बिल होते हैं कि जो बहुत सारे सांसद उसको पढ़े नहीं होते हैं, समझते नहीं है, पार्टी हाईकमान का व्हिप होता है, जारी कर हाथ उठा के उसको पास कर देते हैं। क्या बहुत सारे जो जनहित के प्रश्न हैं, चाहे देश का प्रश्न है, उस पर संवाद नहीं होनी चाहिए क्या? उसमें लोगों से बात नहीं होनी चाहिए क्या? कितना संवाद, कितना वाद विवाद होता है। सिर्फ टीवी चैनल में 4 नेता बैठते हैं और वहां से आप ओपिनियन बिल्डअप करते हैं और उससे आप अपना काम चला लेते हैं। तो पार्टी के अंदर जनवाद का तो यही तो मतलब है कि पार्टी में भिन्न भिन्न धाराओं के लोग हो सकते हैं पार्टी में, उनको अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। ये तो एक तरह का स्लेवरी है ना, पॉलिटिकल स्लेवरी है कि आपने जो कह दिया उस पर सबको हाथ उठाना है। तो ये डायनेस्टिक रूल है ना, एक तरह का वंशवाद है जो कि संसद के अंदर भी दिखता है। तो इसी को तो दूर करना है। अभी हाल में, चूंकि आप हिंदू कॉलेज में पढ़ा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, अभी हाल में सेंट जेवियर कॉलेज के प्रिंसिपल का मामला सामने आया। उन्होंने एक मेल किया, तो क्या इस तरह के मेल की इजाजत? वो क्या मसला था मुझे? एक प्रिंसिपल है कोई किसी कॉलेज का, क्या मेल था? कोई एक प्रिंसिपल है, मैं अब सेंट जेवियर कॉलेज की बात छोड़ता हूँ, कोई भी कॉलेज का एक प्रिंसिपल है और वो अपने बच्चों को एक खास पार्टी में वोट करने के लिए इन्फ्लुएंस करे, क्या ये ठीक है? चुनाव से ठीक 2 दिन पहले ऐसा है, वो ठीक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि शिक्षक जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाते हैं, उनका काम जो है सामाजिक राजनीतिक चेतना का प्रसार करना जरूर होना चाहिए। पार्टी में नहीं कह रहा, लेकिन एक स्पेसिफिक पार्टी के लिए वो बात करें। नहीं, हम पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करते। क्लासरूम में, जब विश्वविद्यालय में, कॉलेज में जब सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पे चर्चा नहीं होगी तो जाहिर है ना कॉर्पोरेट हाउस चर्चा करेगा ही ना करेगा। कि सारे राजनीति को जो कॉर्पोरेट कल्चर में आप तब्दील कर रहे हैं कि आपने कॉलेज और विश्वविद्यालयों को मार दिया है, कि वहां पे यूनिवर्सिटीज को जो है अभी कॉर्पोरेट की तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज में जहां पे सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पे बात नहीं होगी तो कहां होगी? तो टीचर का काम तो ये होना ही चाहिए कि अपने छात्रों के बीच, अपने साथियों के बीच सामाजिक राजनीतिक प्रश्नों पे उनको अवगत कराएं, विमर्श करें। जाहिर है बहस खड़ी हो। खास पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं, हम उसके पक्ष में नहीं है। हमारा कोई और राजनीतिक मत हो सकता है, हमारे छात्रों का कुछ और हो सकता है, तो उनको अपना स्वतंत्र है। लेकिन हाँ, हम विमर्श जरूर करें, उनसे संवाद जरूर करें, हाँ, उनमें राजनीतिक सामाजिक चेतना का प्रसार जरूर करें। ये जरूर काम होना चाहिए शिक्षक का। दिल्ली आमतौर पे हर तीसरे चौथे दिन एक नया आंदोलन देखती है और वो 2 महीने, 3 महीने और 6 महीने में वो अपने अवसान की तरफ होता है। ये भी एक प्रक्रिया है। और इंडिया फॉर इस आंदोलन को हम लोग कहाँ तक देखें, कितने दिन तक? हमारे अंदर जो जज्बा है हमारे साथियों में, मुझे लगता है इसको लंबा हम लोग लेकर जाएंगे। और कोई भी आंदोलन जो है ना, कांग्रेस भी बनी थी जब 1885 में, तो कुछ लोगों ने ही कांग्रेस को बनाया था, ह्यूम के नेतृत्व में। और धीरे धीरे करते करते देखिए कितना एक जन सैलाब गांधी के नेतृत्व में इस देश में उमड़ा। तो पार्टियां, दल, संगठन बनते रहते हैं, उसमें विचारधारा अगर मजबूती से कायम रहे तो लंबे समय तक हो सकता है, बढ़ सकता है। और हमारा पर्पस कोई उसमें कुछ व्यक्तियों के लाभ को हित साधना तो है नहीं, और हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में तो काम कर नहीं रहे हैं। अगर इस देश की राजनीतिक पार्टियां अगर सुधर जाएं, और जो आक्रोश राजनीतिक कार्यकर्ताओं में है, आपने अभी इलेक्शन के दौरान देखा होगा कि जब पैराशूट कैंडिडेट उतरते हैं तो लोगों के अंदर कितना नीचे के लेवल पे कितना गुस्सा रहता है। तो कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर को एड्रेस किया जाए और पार्टियों को ठीक किया जाए। और मुझे लगता है कि इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी दिल्ली से शुरुआत है, इसके बाद देश के कई भागों में जाएंगे और काम करेंगे। आपने कांग्रेस का जिक्र किया, अभी हाल में अन्ना आंदोलन भी लोगों ने देखा, जिस अन्ना के नाम पे पूरा आंदोलन खड़ा हुआ, वो अन्ना हाशिए पे चले गए। और वो आंदोलन किस विचारधारा के साथ खड़ी है, ये आज तक
लोगों को पता नहीं चला। जाहिर है उनका अपना काम करने का तरीका था, फंक्शन था। हर आंदोलन में, मूवमेंट में इस तरह की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, लेकिन तभी भी सचेत जो व्यक्ति हैं उनको प्रयास करते रहना चाहिए कि भारत कैसे एक सशक्त लोकशाही की तरफ जाए, जहां के वाकई जनता की आवाज सुनी जाए। कुछ व्यक्तियों और परिवारों के चंगुल से कैसे इस सिस्टम को निकालें, ये तो प्रयास, सतत प्रयास जारी रहेंगे। हो सकता है हम सफल हो पाए, नहीं हो पाए, हम कह नहीं सकते हैं। हम नहीं करेंगे, आने वाली पीढ़ी करेगी, लेकिन उस संवाद जारी रहना चाहिए। आपका आंदोलन किस विचारधारा के साथ आगे बढ़ेगा? अपने आप में लोकशाही को सजग करना, सारे लोगों को प्रतिनिधित्व करना अपने आप में एक विचारधारा नहीं है क्या? अपने आप में एक विचारधारा है। संविधान की रक्षा करना, संविधान की जो की मौलिक भावना है, मूल भावना है, उसकी रक्षा करना, ये विचारधारा अपने आप में नहीं है क्या? पॉलिटिकल पार्टी चाहे किसी भी विचारधारा का हो, उसके अंदर आंतरिक जनवाद की बात करना, उसको जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी की तरह वो काम करे, इसकी बात करना अपने आप में एक विचारधारा है। इसके लिए और किसी टैग की जरूरत नहीं है फिलहाल। आप मानते हैं बाबा साहब का जो संविधान है उसकी आत्मा की रक्षा इस देश में नहीं हो पा रही है? नहीं हो पा रही है। आप मानते हैं? एकदम मानते हैं, नहीं हो पा रही है। तो ये किस तरह से आप देख पाए? इस तरह से कि जो एक वेलफेयर स्टेट का नोशन, जिस तरह का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, आज भी सारे प्रश्न वहीं के वहीं बने हुए हैं। 60 साल दलित प्रश्न, कुछ लोग का उत्थान जरूर हुआ है, कुछ परिवारों का उत्थान जरूर हुआ है, लेकिन वही सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, इज्जत, सम्मान, रोजी रोटी, वो प्रश्न, शिक्षा, सुविधा, स्वास्थ्य, ये प्रश्न कहाँ हैं? आप एक बार पड़ताल करें, वही है। तो जो सपना था बाबा साहब का, और जिन लोगों ने संविधान बनाने में अपना योगदान दिया था, क्या वो सपना पूरा हो गया है क्या? अगर नहीं हुआ है तो अभी और जन आंदोलन करने की जरूरत है। नेता जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे तो ये स्थितियां बदलेंगी। जाहिर है बदलेंगी। जनता की आवाज जब संसद में पहुंचेगी, नेताओं को बैठाइए कि जब संसद खत्म हो जाए, विधानसभा खत्म हो, तो अपने क्षेत्र में जाएं और वहां लोगों से बात करें। और यहाँ दिल्ली में एयर कंडीशन में बैठ कर कुछ व्यक्तियों और कुछ लोगों से बैठकर सिर्फ यहाँ पे बात ना करें, जनता के बीच जाएं। तो इसके लिए जनता की जागरूकता भी बहुत जरूरी है। हम एक वोट देने वाले मशीन नहीं है कि सिर्फ चुनाव में, लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में और नगर निगम चुनाव में एक दिन वोट दे दिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई और हमारे सब खत्म हो गए। नहीं, नागरिक को सजग करना है कि वो हर समय अपने नेताओं से प्रश्न पूछे। जब प्रश्न पूछना सीख जाएंगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान उसी तरीके से हो जाएगा। तो हम लोग ये उम्मीद, आखिरी सवाल है कि हम लोग उम्मीद करें कि दिल्ली के बाहर भी आने वाले दिनों में आप लोग एकदम निश्चित रूप से जाएंगे, और अभी तो दिल्ली को ही सेंसिटाइज करेंगे। दिल्ली एक आंदोलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर रहा है, और चूंकि हाल के जो चुनाव से, जो विधानसभा लोकसभा के चुनाव हुए हैं, और जिस तरीके से हाई कमान और वंशवाद और व्यक्ति और तमाम तरह की बातें हुई हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स तक को इग्नोर कर दिया गया है, तो यहाँ कम से कम एक बार सेंसिटाइजेशन यहाँ सेंटर हम लोग बनाएंगे, यहाँ से देश के कई भागों में जाएंगे। चलिए, आपके आंदोलन की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।